Welcome students. Today lecture number 3 of scope of total income. ठीक है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ऑलमोस्ट इसका थ्योरी कंप्लीट कर दिया था. ओके, एक बार जरा मैं 5 मिनट में सिर्फ बता देता हूँ रिवाइज करके क्या क्या पढ़ाया था मैंने. स्कोप ऑफ टोटल इनकम ये जो टॉपिक है इसमें हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं कि एक इंडिविजुअल पर्सन का इनकम रेसिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे कैसे टैक्स होगा. ठीक है, इनकम दो तरह के होते हैं, टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल. ठीक है, हम लोग जो इनकम टैक्स लगता है इनकम पे वो टैक्सेबल इनकम पे लगता है, नॉट टैक्सेबल इनकम पे टैक्स लगता नहीं है. ठीक है, अभी इनकम टैक्स एक्ट में है कुछ सेक्शंस हैं, उसमें बताया उन्होंने, स्पेसिफिकली बताया एकदम क्लियर कौन सा इनकम टैक्सेबल होगा, कौन सा इनकम टैक्सेबल नहीं होगा, एकदम क्लियर बताया. लेकिन उसके अलावा भी इनकम जो है वो टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल, रेसिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे भी होता है. एक इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस भी बताता है कि ये इनकम टैक्सेबल होगा या नहीं होगा. तो वो कैसे होता है यही ये टॉपिक में हमको पढ़ना है, स्कोप ऑफ टोटल इनकम. ठीक है, तो मैंने आपको बताया था रेसिडेंशियल स्टेटस 3 टाइप का होता है. पहला रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट. रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट. और तीसरा नॉन रेसिडेंट. मैंने आपको बताया था इनकम भी दो तरह के होते हैं स्कोप ऑफ टोटल में. इन दिस टॉपिक एक होता है इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम. ठीक है, कभी भी आपको पहले ये पता करना होता है कि इनकम इंडियन है या फॉरेन. वो कैसे पता करते हैं, आप लास्ट वीडियो देखो आपको पता चल जाएगा. इंडियन इनकम में लिखा है, आपको प्लेस देखना है. इनकम अर्न कौन से प्लेस पे किया है, इनकम रिसीव कौन से प्लेस पे किया है. तो आपको दो चीज देखना है, प्लेस ऑफ अर्निंग इनकम, प्लेस ऑफ रिसीविंग इनकम. अर्निंग, रिसीविंग, इसमें से कोई भी अर्न का या रिसीव का, दोनों में से किसी एक का प्लेस इंडिया होगा तो वो इंडियन इनकम कहलाएगा. और अर्निंग, रिसीव दोनों आउटसाइड इंडिया है तो उसको क्या बोलेंगे, फॉरेन इनकम. तो पहले कभी भी है ना स्कोप ऑफ टोटल इनकम में आप पहले इनकम पता कर लो कि वो इंडियन है, पहले यही पता करो इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम है. फॉरेन इनकम में दो टाइप है, फॉरेन इनकम फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, और दूसरा फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया. ठीक है बच्चे लोग, तो पहले पता करना है इंडियन इनकम है या फॉरेन. अगर इंडियन इनकम है तो वो आंसर, लेकिन अगर फॉरेन इनकम है तो फॉरेन इनकम में फिर आपको ये पता करना है कि कौन सा फॉरेन इनकम है, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया या कंट्रोल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया. तो उसके लिए आप मैनेजमेंट देखो. अगर कंपनी का या बिजनेस का हेड ऑफिस या उसका मैनेजमेंट इंडिया से हो रहा है या उसका हेड ऑफिस इंडिया में है तो वो कंट्रोल फ्रॉम इंडिया होगा. और अगर उसका हेड ऑफिस इंडिया के बाहर है तो कंट्रोल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया. तो देखा जाए ये टेबल के बेसिस पे तो इनकम भी 3 टाइप के हैं, इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, फॉरेन इनकम फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया. ठीक है, अब ये जो 3 इनकम है, देखो कोई भी इनकम हो वो ये 3 में से एक होगा. कोई भी इनकम,
सैलरी हो, वेजेस हो, प्रॉफिट हो, इंटरेस्ट हो, रेंट हो, कमीशन हो, रॉयल्टी हो, कोई भी इनकम हो, आप कोई भी इनकम कमाते हो, वो ये तीन में से एक होगा। या तो वो इंडियन इनकम होगा, या तो फॉरेन इनकम फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, या फिर फॉरेन इनकम फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। ये तीन में से एक होगा। तो आप जब ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना स्कोप ऑफ टोटल इनकम का, तो सबसे पहले आपको यही डिसाइड करना है कि जो इनकम है वो ये तीन में से कौन सा है। ठीक है, फिर उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। ठीक है, तो वो मैं आपको बता रहा था, वो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये रहा टेबल। ठीक है, लास्ट टाइम बताया था। देखो यहाँ पर इनकम लिखेंगे और ये तीन कॉलम है, क्योंकि तीन रेसिडेंशियल स्टेटस होते हैं ना इंडिविजुअल पर्सन के। इंडिविजुअल पर्सन या तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, या तो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, या तो नॉन रेसिडेंट होगा। तो ये इनकम कौन से रेसिडेंशियल स्टेटस में टैक्स होगा वो देखना है। जिस रेसिडेंशियल स्टेटस में टैक्स होगा उस कॉलम में अमाउंट लिखना है, और जिसको टैक्सेबल नहीं होगा उस कॉलम में क्या लिखना है, डैश करना है। ठीक है, मैं बताता हूँ। अब जैसे ये पहला इनकम है, इनकम तीन तरह के हैं। ठीक है, तो पहला इंडियन इनकम। इंडियन इनकम किसको बोलते हैं? इनकम अर्नड इन इंडिया और रिसीव्ड इन इंडिया। और अर्न और रिसीव इंडिया में, दो में से कोई एक इंडिया में होना चाहिए। तो अगर इंडियन इनकम है तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट को टैक्सेबल है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट को भी टैक्सेबल है, और नॉन रेसिडेंट को भी टैक्सेबल है। ये लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था हमने, मैंने एग्जांपल भी दिया था मेरे फ्रेंड का। उसके पिताजी बीमार हुए तो फॉरेन से डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, फीस दिया और वापस चला गया। अब वो जो डॉक्टर था वो तो अमेरिकन था ना, वो इंडिया आया, वो कौन था? नॉन रेसिडेंट था। 4-5 दिन के लिए खाली इंडिया आया था वो, लेकिन उसने इंडिया में पैसा कमाया कि नहीं? ऑपरेशन कहाँ किया उसने? सर्विस कहाँ दिया? इंडिया में। रिसीव कहाँ किया? इंडिया में। तो उसने जो यहाँ से पैसा कमाया उसके ऊपर उसको टैक्स भरना पड़ेगा। मतलब गवर्नमेंट का लॉजिक क्या है कि इंडियन इनकम कोई भी पर्सन हो, चाहे वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, या नॉन रेसिडेंट हो, कोई भी पर्सन हो, अगर वो इंडिया से इनकम कमाता है उसको टैक्स देना पड़ेगा। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा,
सर वो तो चला गया, वो थोड़ी ना टैक्स पे करने के लिए आएगा, बराबर है। तो गवर्नमेंट किसको पकड़ेगी? किसने बुलाया था उसको इनकम किसने दिया? गवर्नमेंट उसका गला पकड़ेगी। वो तो इंडिया में है ना, उसको नहीं छोड़ेगी। तो गवर्नमेंट ने पहले से वो गाइडलाइन बना के रखा है कि अगर आप किसी फॉरेनर को इंडिया बुलाते हो और उसको कुछ इनकम कमवाते हो, या फॉरेन इनकम कोई नॉन रेसिडेंट कमाता है, तो जो इंडिया में पर्सन है जो उसको इनकम दे रहा है, उसकी ड्यूटी है कि वो टैक्स काट के दे, उसको नेट अमाउंट पे करे। अगर वो उसको फुल अमाउंट पे करता है तो उसका टैक्स भी उसको बेयर करना पड़ेगा। ये सब रूल्स बनाए हुए हैं, तो ऐसे कोई बच के जाता नहीं, ठीक है, गवर्नमेंट छोड़ती नहीं। तो इंडियन इनकम इज टैक्सेबल टू ऑल, इतना याद रखो। तो कभी भी ये रूल है, अगर इंडियन इनकम होता है तो तीनों स्टेटस में टैक्स करना है। ऑर्डिनरी में भी टैक्सेबल, नॉट ऑर्डिनरी में भी टैक्सेबल, नॉन रेसिडेंट में भी टैक्सेबल। अब दूसरा इनकम, फॉरेन इनकम फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। देखो ये फॉरेन इनकम है, पहले तो ये समझ लो। फॉरेन इनकम मतलब ये इनकम इंडिया के बाहर अर्न किया है, आउटसाइड इंडिया अर्न किया है, रिसीव भी आउटसाइड इंडिया किया है। अर्न रिसीव दोनों इंडिया के बाहर है, लेकिन वो बिजनेस का मैनेजमेंट जो है वो कंट्रोल कहां से हो रहा है? इंडिया से। उसका हेड ऑफिस कहां पर है? इंडिया में। उसका मैनेजरियल डिसीजंस कहां से लिया जाता है? इंडिया में। इसको कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। अर्न रिसीव बराबर इंडिया के बाहर है, लेकिन बिजनेस का हेड ऑफिस कहां पर है? इंडिया। इट इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। तो ये जो इनकम है, फॉरेन इनकम फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, पहला तो ये फॉरेन इनकम है, लेकिन इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, मतलब इसका कुछ हिस्सा इंडिया में है, मैनेजमेंट इंडिया में, ठीक है। तो ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट को टैक्सेबल होगा, नॉट ऑर्डिनरी को भी टैक्सेबल होगा। क्यों? क्योंकि कंट्रोल इंडिया से हो रहा है ना, इसके लिए टैक्सेबल होगा। नॉन रेसिडेंट को टैक्सेबल नहीं होगा। नॉन रेसिडेंट को ये जो इनकम है फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होगा। फॉरेन इनकम फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। और तीसरा है फॉरेन इनकम फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। बराबर? अब ध्यान से देखो, ये भी तो फॉरेन इनकम है, मतलब ये इनकम भी कंट्रोल कहां से हो रहा है? आउटसाइड इंडिया। रिसीव कहां से हो रहा है? आउटसाइड इंडिया। और इसका जो बिजनेस का कंट्रोल है वो भी आउटसाइड इंडिया, मतलब मैनेजमेंट भी आउटसाइड इंडिया। मतलब समझा क्या? सब कुछ आउटसाइड इंडिया है। ये जो फॉरेन इनकम है ऑर्डिनरी रेसिडेंट को टैक्सेबल होगा, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट को टैक्सेबल नहीं होगा, और नॉन रेसिडेंट को भी टैक्सेबल नहीं होगा। ये रूल है। तो ये तीन इनकम और उनके ये तीन रूल्स आपको ध्यान में रखने हैं। बस आपको इतना याद रखना है कि ये इनकम होते हैं, कोई भी इनकम ये तीन में से एक होगा और उसका जो रूल है वो अप्लाई कर दो। बस सिंपल टॉपिक है, ये याद रखो। इसके बेसिस पे आपको सब सॉल्व करना है। आपको खाली क्या देखना है, पहले आपको हमेशा सम पढ़ के ये डिसाइड करना है कि वो इनकम कौन सा है ये तीन में से, और उसका जो रूल है वो अप्लाई कर दो बस। अब यहाँ देखो, ऑर्डिनरी रेसिडेंट को सारे इनकम टैक्सेबल है, चाहे वो इंडियन हो या फॉरेन, क्योंकि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। इसका मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे सकता हूँ। मिस्टर अमिताभ बच्चन, ये बात है 97 की, 97 अराउंड एग्जैक्ट 96 97 की बात है। अमिताभ बच्चन उसने फॉरेन में, यूरोप में और अमेरिका में एक टीवी चैनल शुरू किया था, एशिया टीवी।
ओके। और बॉलीवुड की पिक्चरें उसने बंद कर दी थी, वो बॉलीवुड में से चला गया था। वही एक एक्टर है, वो जा सकता है और वापस आ सकता है बॉलीवुड में, ठीक है। तो उसने बॉलीवुड की पिक्चर साइन करना बंद कर दी थी, ठीक है। और टोटली वो फॉरेन इनकम देगा, मतलब वो टोटली यूरोप और अमेरिका में जो नया टीवी चैनल स्टार्ट किया था उसको मैनेज कर रहा था। वो इंडिया में भी बहुत कम रहता था, ज्यादातर वो इंडिया के बाहर ही रहता था, ठीक है। लेकिन वो कौन था अभी भी इनकम टैक्स में, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, इनकम टैक्स की नजर में अभी भी वो क्या था, ऑर्डिनरी रेसिडेंट था, क्योंकि वो इतने साल से इंडिया में रहा था। तो क्या हो रहा था, उसका जो इंडियन इनकम था, अभी इंडिया में भी उसके कुछ तो इनकम रहा होगा, जीरो तो नहीं होगा, एफडीज होंगे, प्रॉपर्टीज होंगी, है कि नहीं? तो वहां से तो उसको कुछ तो इनकम आ रहा होगा। तो इंडिया से उसको इनकम आ रहा था बहुत थोड़ा, और उसका जो मेजर इनकम था, मेजर उसकी जो कमाई थी वो कहां से थी, फॉरेन से, एशिया टीवी से। लेकिन वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट था, तो वो जो इंडिया में कमा रहा था वो भी टैक्सेबल था, और एशिया टीवी से जो वो कमा रहा था फॉरेन में वो भी टैक्सेबल हो रहा था इंडिया में। आप समझ रहे हो? तो उस फॉरेन इनकम पे वहां की गवर्नमेंट को भी टैक्स दे रहा था वो, और इंडिया की गवर्नमेंट को भी टैक्स दे रहा था। तो उसकी जो इनकम थी उसका एक बहुत बड़ा पोर्शन, मेजर पोर्शन टैक्स पेमेंट में जा रहा था, बराबर। तो शायद किसी सीए ने उसको बताया कि तुम ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, इसके लिए तुमको इतना टैक्स भरने को आ रहा है, तुम अपना रेसिडेंशियल स्टेटस ऑर्डिनरी रेसिडेंट से क्या बन जाओ, नॉन रेसिडेंट बन जाओ। और वो नॉन रेसिडेंट बन गया, और टीवी चैनल्स ने जो हंगामा किया, प्रेस न्यूज, टीवी पे एक ही न्यूज फ्लैश होती, अमिताभ बच्चन ने यहाँ की सिटीजनशिप छोड़ दी, जबकि उसने यहाँ की सिटीजनशिप नहीं छोड़ी थी, इनकम टैक्स में वो नॉन रेसिडेंट बना था अपना टैक्स बचाने के लिए, और ये लीगल है, लीगल तरीके से बना था, ये कोई इलीगल या टैक्स इवेजन का मामला नहीं था, लीगल। कानून ने बोला है, लॉ ने लिखा है लॉ के अंदर कि अगर नॉन रेसिडेंट होगा तो फॉरेन इनकम टैक्स नहीं होगा, तो वो नॉन रेसिडेंट बन गया। अब नॉन रेसिडेंट बन गया तो क्या हुआ, क्या फायदा हुआ उसको, बहुत बड़ा फायदा हुआ। पहले वो अपनी सारी इनकम पे टैक्स भर रहा था, लेकिन नॉन रेसिडेंट बनने के बाद सिर्फ इंडियन इनकम पे वो यहाँ पर टैक्स पे कर रहा था इंडिया में। उसकी जो फॉरेन इनकम थी एशिया टीवी से, वो इंडिया में टैक्स नहीं हुई, क्योंकि अब वो क्या था, नॉन रेसिडेंट, बराबर। आपको भी नॉन रेसिडेंट बनना है, बहुत आसान तरीका है। आप खाली एक चीज़ का ध्यान रखो, प्रीवियस ईयर में इंडिया में लेस देन 60 डेज स्टे करो, आपका जो स्टे है वो 60 डेज से कम होना चाहिए, अगर है आप नॉन रेसिडेंट बन जाओगे, कोई नहीं रोक सकता। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है स्कोप ऑफ टोटल इनकम का, मिस्टर अमिताभ बच्चन, ठीक है, ये हुआ था, ठीक है। आप ऑन रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं कि अमिताभ बच्चन नॉन रेसिडेंट बना था, तो बेसिकली वो अपना इनकम टैक्स बचाने के लिए ही बना था, ठीक है। फिर बाद में वहाँ पर अमेरिका में किसी ने उसको एडवाइस दिया कि आने वाला टाइम बहुत अच्छा है इंडिया में फिल्मों के लिए, तो वो वापिस आ गया। फिर उसने यहाँ पर ABCL कंपनी स्टार्ट की, जो उसमें वो डेप्ट में चला गया, उसकी स्टोरी अलग है, और वो कंपनी ने उसको टोटली बर्बाद कर दिया, लेकिन वो हारा नहीं, उसने फिर से कम बैक किया, और आज वो फिर अपने पैरों पर खड़ा है, ठीक है। तो इसके लिए वो सुपरस्टार है, नॉट बिकॉज ही वो एक्ट करता है, खैर वो दूसरी चीज़ है। तो ये है आपका स्कोप ऑफ टोटल इनकम, ये 3 इनकम और ये 3 इनकम के रूल्स आप ध्यान करें। चलो अब आ जाते हैं नंबर 4, ये मैंने नहीं पढ़ा है, बताता हूँ मैं।
कोई पर्सन अपना पास्ट प्रॉफिट्स जो प्रीवियस ईयर में नहीं कमाया, पहले कमाया था, 4 साल पहले कमाया था, 5 साल पहले कमाया था, अपना पास्ट प्रॉफिट्स इंडिया में ट्रांसफर करता है। फॉरेन में कमाया था उसने, इंडिया में नहीं कमाया था, उसने फॉरेन में इनकम कमाया था पास्ट में, प्रीवियस ईयर में नहीं कमाया था। वो प्रॉफिट प्रीवियस ईयर में वो इंडिया में लाता है, रेमिट करता है, ट्रांसफर करता है। तो ये जो पास्ट प्रॉफिट वो फॉरेन का इनकम का पास्ट प्रॉफिट्स जो इंडिया में वो ट्रांसफर करेगा, वो किसी को भी टैक्सेबल नहीं है। इस बात का ध्यान रखना, पास्ट प्रॉफिट्स किसी को भी टैक्सेबल नहीं है। ओके, इसके अलावा और मैं बताऊंगा बाद में, फिलहाल इतना ये 4 इनकम का ध्यान रखना, ठीक है। तो कभी भी अगर सम में ये आए ना, पास्ट प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू इंडिया, रेमिटेड टू इंडिया, ब्रॉड टू इंडिया, पास्ट प्रॉफिट्स, उसको टैक्स नहीं करना है, वो माफ कर दो, ठीक है, किसी को भी टैक्सेबल नहीं होगा। तो ये टेबल ध्यान रखना है, इसी के बेसिस पे हमको सम्स करना है, ठीक है। तो एक बार आप इसको कॉपी कर लो, अपने नोटबुक में उतार लो, फिर हम लोग सम स्टार्ट करेंगे। ओके, पेज नंबर, ये अपना बुक है, पेज नंबर 2.3, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। इस तरह से देखो, ऐसा एक 7 मार्क का, ऐसा ही एक 7 मार्क का या 8 मार्क का ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक इंडिविजुअल पर्सन ने प्रीवियस ईयर में जो भी इनकम कमाए उसका डिटेल रहता है कि ये सब इनकम उसने कमाया है प्रीवियस ईयर में। हमको यहाँ पर टेबल में बना के बताना है कि ये इनकम कौन से रेसिडेंशियल स्टेटस में टैक्सेबल होगा, किसमें टैक्सेबल नहीं होगा, बस ये काम करना है और कुछ नहीं करना है। ओके, तो फॉर्मेट कैसा रहेगा स्कोप ऑफ टोटल इनकम का? ऊपर हेडिंग देना है स्कोप ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर, एसएससी का नाम लिखना है। अब ये जो सम है क्वेश्चन नंबर 12, उसमें एसएससी का नाम है मिस्टर अमीश, और लिखना है फॉर द असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर लिखना है 2020-2021, ठीक है। हेडिंग, अमाउंट के 3 कॉलम बनाने हैं। अमाउंट, इसमें अमाउंट ही लिखना है। पहला कॉलम अमाउंट का, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट,
second column resident but not ordinary resident, ठीक है। और तीसरा कॉलम रहेगा नॉन रेसिडेंट, ओके। तो ये तीन कॉलम में अमाउंट लिखना है आपको, ठीक है। अभी अगर कोई इनकम ऑर्डिनरी रेसिडेंट को टैक्सेबल है तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट के कॉलम में अमाउंट लिखो, ठीक है। नॉट ऑर्डिनरी को टैक्सेबल है तो उसके कॉलम में अमाउंट लिखो, और अगर टैक्सेबल नहीं है इसको तो डैश कर दो, सिंपल। मतलब अगर इनकम जिसको टैक्सेबल है, जिस रेसिडेंशियल स्टेटस में टैक्सेबल होगा उसके कॉलम में अमाउंट लिखना है, और जिसको टैक्सेबल नहीं होगा उसके कॉलम में डैश करना है, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूं। पहला इनकम मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, ये पर्टिकुलर कॉलम, यहां पर इनकम लिखा जाता है। ए profits earned from business in London which is controlled from India, half of the profits being received in India। इसका अमाउंट है 40,000। तो प्रॉफिट, ये जो पहला इनकम है, अमीश ने प्रीवियस ईयर में पहला इनकम कौन सा कमाया? प्रॉफिट कमाया। कितना प्रॉफिट कमाया? 40,000 रुपीज प्रॉफिट कमाया उसने। अच्छा, प्रॉफिट हम कहां से कमाते हैं? बिजनेस। एक सोर्स क्या है, एक रास्ता क्या है प्रॉफिट कमाने का? देखो, हर इनकम कमाने का जो जरिया है, सोर्स ऑफ इनकम, हर एक का अलग अलग होता है। अभी प्रॉफिट हम कहां से कमाते हैं, कहाँ से जनरेट करते हैं प्रॉफिट? बिजनेस से करते हैं भाई। और प्रॉपर्टी बेच के, प्रॉपर्टी सेल करके, प्रॉपर्टी सेल करके जो प्रॉफिट होता है वो भी तो प्रॉफिट है ना, जो पैसा कमाते हो वो भी प्रॉफिट है। तो बिजनेस, प्रॉपर्टी, शेयर्स, तो ये सब चीज से हम प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है। रेंट कहाँ से कमाते हैं? प्रॉपर्टी से। इंटरेस्ट किससे कमाते हैं? मनी से, पैसे से हम इंटरेस्ट कमाते हैं। हम मनी किसी को लोन पे देते हैं या पैसा हम बैंक में एफडी रखते हैं तो वहाँ से अपने को इंटरेस्ट आता है। तो इंटरेस्ट इनकम कहाँ से जनरेट होता है? मनी से, लोन से जनरेट होता है, एफडी से जनरेट होता है, इन्वेस्टमेंट से जनरेट होता है, ओके। तो हर इनकम कमाने का सोर्स अलग है, जरिया अलग है। तो यहाँ पर मिस्टर अमीश ने क्या कमाया? प्रॉफिट कमाया, ठीक है। तो ये उसका कौन सा इनकम है? प्रॉफिट इनकम। अब देखो कितना प्रॉफिट कमाया? 40,000, ठीक है। अभी ये कैसे सॉल्व करेंगे इसको? अब कैसे पता करेंगे कि अमीश का ये जो इनकम है कौन से रेसिडेंशियल स्टेटस में टैक्स होगा, किसमें नहीं होगा, कैसे पता करेंगे? तो एक चीज याद रखो, ये जो इनकम है वो 3 में से एक है जो मैंने आपको बताया था। अब ये इनकम या तो ये इंडियन इनकम है, या तो फॉरेन इनकम कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है, या फिर फॉरेन इनकम कंट्रोल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। तो ये जो उसका इनकम है ये 3 में से एक है। तो आपको ये पता करना है कि ये 3 में से कौन सा इनकम है। अगर वो पता चल गया तो ये भी पता चल जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको यहाँ पर ये फाइंड आउट करना कि
कि ये इंडियन इनकम है, फॉरेन इनकम कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है, या फॉरेन इनकम कंट्रोल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। ये तीन में से कौन सा इनकम है, बस ये पता करना है। चलो सीखते हैं कैसे पता करें, हाउ टू फाइंड आउट कि तीन में से कौन सा इनकम है। तो पहले आप ये फाइंड आउट करो कि ये इंडियन इनकम है या फॉरेन है, पहले ये पता करो। अब ये कैसे पता होगा कि ये इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम है? तो याद रखो दो चीज, आपको प्लेस देखना है। किसका प्लेस देखना है? कि ये जो 40,000 प्रॉफिट कमाया इसने, ये अर्न कहां किया? प्लेस ऑफ अर्निंग एंड प्लेस ऑफ रिसीव। तो आप खाली ये दो चीज का पता करो कि ये इनकम कौन से प्लेस पे अर्न किया है, कौन से प्लेस